हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी जो क्लास रहेगी भाई वो इग्नू का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट रहेगा। और इस क्लास के अंदर हमारा क्लास का टॉपिक क्या है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ये हमारा टॉपिक है। क्लास को एक बार सभी जो है वो लाइक कर देंगे। क्लास के अंदर जो है वो जो भी इसको पहली बार देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी आपका क्लास का टॉपिक है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनी क्या होती है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी बनाई जाती है कंपनी के द्वारा। तो याद रखिएगा, कंपनी की एक डेफिनेशन हमेशा याद रखिए। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये शायद मैंने आपको शेयर के चैप्टर में भी करवाई थी, यहाँ पर भी देख लीजिएगा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a common seal with the perpetual succession क्लियर है भाई? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि जो किसी के द्वारा क्रिएटेड है ना। आर्टिफिशियल पर्सन हम किसे बोलते हैं? जो नकली है। कंपनी का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल क्यों होती है? क्योंकि कंपनी हमारी चलती है कंपनीज एक्ट 2013 से। कंपनी का एक्ट 2013 इसके द्वारा कंपनी को चलाया जाता है, तो इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन की संज्ञा दी गई है। आगे, क्रिएटेड बाय लॉ, जो कंपनी है वो किसके द्वारा बनाई गई है? कानून के द्वारा बनाई गई है, लॉ के द्वारा बनाई गई है। क्योंकि इसके अंदर प्रोसीजरल वर्क होता है। कैसा वर्क होता है? प्रोसीजरल वर्क होता है, यानी स्टेप वाइज आपको काम करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस फिल करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाकर के नाम दर्ज करवाना होता है, 30 दिन के अंदर अपने कंपनी का नाम रखना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसीजरल वर्क होते हैं। इसके बाद इसका एक कॉमन सेल होती है। कॉमन सेल का क्या मतलब है? इसकी एक मुद्रा होती है। मुद्रा का मतलब होता है जो भी कंपनी के कागजात है उसके ऊपर उसकी स्टैंप। जो कंपनी की स्टैंप हम कागजों पे देखते हैं वो क्या है? उसकी सेल विद द परपेचुअल सक्सेशन। अगला फीचर इसका क्या है? परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लगातार कॉन्टिन्यूअसली चलेगी जब तक इसका टाइम पीरियड खत्म ना हो जाए। परपेचुअल सक्सेशन के साथ काम करेगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आपका इसमें क्या आता है कि कंपनी का एक्ट कौन सा है? तो कंपनी का एक्ट 2013 एट प्रेजेंट काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले 1956 कंपनी का एक्ट काम करता था। लेकिन अब अमेंडमेंट होने की वजह से कंपनी का नया एक्ट बन चुका है। कौन सा? 2013। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी है वो देखिएगा जरा, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है एक कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर दो तरह के आपके स्टेटमेंट बनेंगे। पहली है बैलेंस शीट पहली होती है बैलेंस शीट और दूसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो दो तरह की स्टेटमेंट बनाई जाती है कंपनी के द्वारा। नंबर 1 बैलेंस शीट और नंबर 2 आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है ये बात? इतनी बात आपको समझ आई। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाई जाती है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कंपनी जो है वो क्या करे, अपना अकाउंट ईयर टू ईयर बनाए। ठीक है, ईयर टू ईयर उसको बनाना पड़ता है, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड, जो आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 31 मार्च तक खत्म होगा। यानी जैसे हमारा अभी 1 अप्रैल 2022 से शुरू होकर के 31 मार्च 2023 तक का अकाउंटिंग पीरियड रहेगा। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का टाइम पीरियड हमारा किसका रहेगा? अकाउंटिंग पीरियड का। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब बात आती है कि बैलेंस शीट बनाई जाती है तो वो कैसे बनाते हैं, उसका शेड्यूल क्या है, किस प्रकार से उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कि बैलेंस शीट इन द
वर्टिकल फॉर्मेट बनाई जाएगी। किस फॉर्मेट में? वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई जाएगी। नंबर 2, शेड्यूल नंबर थर्ड के अंडर बनाई जाती है और पार्ट 1 में बैलेंस शीट आती है। शेड्यूल नंबर थर्ड पार्ट नंबर 1 जिसमें हमारी बैलेंस शीट का परफॉर्मा आता है। इस चैप्टर से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनेगा कि बैलेंस शीट का परफॉर्मा, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा। तो इसी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा देखिए कैसे होगा। बैलेंस शीट एज एट जो भी पर्टिकुलर डेट आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, देन उसके बाद यहाँ पर आप लिखते हो पर्टिकुलर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप उसके नोट्स लिखते हो पर्टिकुलर्स के। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा अमाउंट फर्स्ट एंड दूसरा अमाउंट सेकंड। सबसे पहले आएगा करंट ईयर का अमाउंट, देन उसके बाद यहाँ पर आप लिखते हैं प्रीवियस ईयर का अमाउंट। इतनी बात समझ आ गई। पर्टिकुलर से शुरू होता है, नोट नंबर लिखते हैं, अमाउंट्स ऑफ करंट ईयर लिखते हैं एंड अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर लिखते हैं। इसमें सबसे पहली जो आइटम आती है वो आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहली आइटम कौन सी आती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंडर हेड हम क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर फंड। क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड किसका होता है? आपके जितने भी शेयर होल्डर हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, दोनों ही शेयर होल्डर का फंड यहाँ पर मेंशन करते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आइटम शो की जाती है? तो नंबर 1 इसमें आती है शेयर कैपिटल। नंबर 1 क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दोनों चीजें आएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों ही कैपिटल आप यहाँ पर शो करेंगे। नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 आपका क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस होता है। क्या होता है भाई? रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरे नंबर पर आता है मनी रिसीव टू शेयर वारंट। क्या आती है? मनी रिसीव टू शेयर वारंट आती है। ठीक है भाई, तीसरे नंबर पर क्या आता है? मनी रिसीव टू शेयर वारंट आएगा। देन उसके बाद अगला आइटम नंबर 2 शेयर होल्डर फंड के बाद अगली आइटम आती है मनी received against the pending allotment। received against the pending allotment। क्लियर है चीजें? receive against the pending allotment, ये आपका आइटम नंबर 2 है। ठीक है, इसको ए बी करने की बजाय 1 एंड 2 कर लो। फर्स्ट, ये सेकेंड नंबर पर आता है मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट। नंबर थर्ड हमारा आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? जितनी भी हमारी 1 साल से ज्यादा की लायबिलिटीज बनती हैं, 1 साल से ज्यादा यानी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो भी लायबिलिटीज बनती हैं उसको नॉन करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। ठीक है, जो भी लायबिलिटी हमारी 1 साल से ज्यादा की होती है उनको नॉन करंट लायबिलिटीज कहा जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में ही नंबर 1 पे आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आपका क्या आता है? देखिएगा जरा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सबसे पहली जो आइटम है वो क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या आती है भाई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती है आइटम नंबर फर्स्ट, जिसमें आप बोरोविंग्स को लिखते हो। जैसे आपकी डिवेंचर हो गई, जैसे आपका बैंक लोन हो गया, तो ये सारे आपके लॉन्ग टर्म बोरोविंग है जो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए उधार लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, उनको लॉन्ग टर्म बोरोविंग बोला जाता है। 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड का पैसा यहाँ पर जो है वो क्या होता है? इन्वेस्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। दूसरी आइटम यहीं पर आती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सेकेंड आइटम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट तय नहीं किया जाता।
मतलब जो हमें पता नहीं होता कि भाई वो होगी या नहीं होगी, उसको डेफर्ड लायबिलिटीज बोलते हैं। ये भी आपका मोर देन 1 ईयर के लिए क्रिएटेड होंगी, मोर देन 1 ईयर के लिए यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी। आगे नेक्स्ट आपका आता है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या आता है भाई? अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या आएगा भाई? अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा। देन उसके बाद लास्ट इसमें आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सेम वैसे ही प्रोविजन का भी याद रखना, ऐसी प्रोविजन जो 1 साल से ज्यादा मोर देन 1 ईयर के लिए क्रिएटेड हो, उसको आप क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहेंगे। ठीक है जी, क्या कहेंगे भाई? लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहेंगे, याद रखेंगे। ओके, यहां तक समझ आ गया। नॉन करंट लायबिलिटीज में ये सारी आइटम आएंगी। इसके बाद यहीं पर इससे आगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ही आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 4 आपका आ जाता है। और आइटम नंबर 4 में क्या लिखा होता है? करंट लायबिलिटीज लिखनी होती है। नंबर 4 आपका क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज आएगा। क्या आएगा भाई? करंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो सिर्फ 1 साल के लिए क्रिएटेड हो, यानी जिसकी पेमेंट आपको विद इन द 1 ईयर करनी है, वो क्या कहलाएंगी? करंट लायबिलिटी। करंट का मतलब होता है जल्दी से जल्दी कैश में पेमेंट कर देना, जल्दी से जल्दी कैश में इन कैश करवा लेना किसी भी चीज को, तो वो आपका करंट लायबिलिटीज में काउंट होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सबसे पहला क्या जाता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सबसे पहली आइटम क्या आ जाती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाती है। ऐसी बोरोइंग जो 1 साल के लिए की गई है, चाहे वो आपका टर्म लोन है, चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म का किसी भी तरह का लोन है, वो आपका यहाँ पर आ जाता है। नंबर 2 आपका आएगा ट्रेड पेबल। क्या आ जाता है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स में आप बिल्स पेबल और क्रेडिटर को शामिल करते हैं। किस किस को? बिल्स पेबल और क्रेडिटर। इनकी आइटम यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद अगला इसमें आता है नंबर 3, अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसके अलावा अगर कोई बोरोइंग है, उसको आप यहाँ पर शो कर देंगे। एंड नंबर 4 लास्ट में आपका क्या आ जाता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या आ जाता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ऐसी प्रोविजन जिसका टाइम पीरियड 1 साल का होता है, उसे आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहेंगे। क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एंड इसके बाद हमारा एक साइड का टोटल बैलेंस निकल कर आ जाएगा, दोनों ही साइड का, चाहे वो आपका करंट ईयर का बैलेंस है, चाहे प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। देन उसके बाद पार्ट नंबर 2 आपका शुरू हो जाता है बैलेंस शीट में। क्या शुरू हो जाता है? पार्ट नंबर 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें आप क्या लिखते हैं भाई? क्या लिखेंगे? एसेट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पर एसेट्स लिखेंगे। नंबर 2 हेडिंग आपकी क्या बनती है? एसेट्स। जैसे वहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज था, यहाँ पर आपका क्या है? एसेट, जिसमें नंबर 1 आइटम आपकी आती है नॉन करंट एसेट। क्या आ जाती है? नॉन करंट एसेट आ जाती है। नॉन करंट एसेट सेम वैसे ही आपका जिसकी लायबिलिटी जिसका टाइम पीरियड 1 साल का होता है, 1 साल से ज्यादा का होता है, उसे आप नॉन करंट एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट इसको बोला जाता है। जिसमें आप सबसे पहले लिखते हो फिक्स्ड एसेट। क्या लिखते हैं भाई? फिक्स एसेट लिखते हो। फिक्स एसेट जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारे आपके इसमें आएंगे। ठीक है। देन फिक्स एसेट के आगे आपके सब हेड दिए गए हैं। आपका आता है टेंजिबल एसेट, जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, वो आपका टेंजिबल। दूसरा आपका आता है इनटेंजिबल, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, वर्किंग प्रोग्रेस एसेट। नंबर 4 intangible asset under development, intangible asset under development, intangible asset under development। ये आपका आइटम नंबर 4 आ जाता है। क्लियर यहाँ तक? नॉन करंट एसेट्स। देन उसके बाद यहीं पर हमारा आइटम नंबर 2, वो आपकी क्या होती है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होती है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होती है?
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा का होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसे कहा जाएगा। देन उसके बाद तीसरी आइटम यहाँ पर डेफर्ड टैक्स एसेट क्या आती है, डेफर्ड टैक्स एसेट। जैसे हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है वैसे ही डेफर्ड टैक्स एसेट भी होगा। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस, ये आपका एसेट में काउंट किया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट, इनको आप यहाँ पर शो करते हैं, अदर नॉन करंट एसेट। चलिए यहाँ तक आपका नॉन करंट एसेट हो जाता है और इसके बाद अगला जो इसमें पार्ट आएगा वो आपका करंट एसेट का आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में क्या आता है, करंट एसेट, किसकी वैल्यू आ जाती है, करंट एसेट की। अब करंट एसेट कौन से, जिसका टाइम पीरियड ओनली 1 ईयर का ही होगा, 1 साल का जिसका टाइम पीरियड होता है उसे क्या बोलेंगे, करंट एसेट बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर का है, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के लिए ही करी गई हो उसे क्या बोलेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपकी आती है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का बैलेंस आएगा जो आपका स्टॉक का बैलेंस होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे, जिसमें आप ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर BR यानी बिल रिसीवेबल और डेटर, इन दोनों की वैल्यू ऐड करके लिखते हो, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स। क्लियर। उसके बाद आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वैल्यू आपकी आएगी। देन उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसको आप यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। एंड इसके अलावा आपका अदर करंट एसेट आ जाता है, क्या आ जाता है, अदर करंट एसेट आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको परफॉर्मा बताया है वो आपका किस चीज का है, बैलेंस शीट का, यानी बैलेंस शीट आप इस प्रकार से बनाते हो। देन उसके बाद अगला आपका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा देखेंगे और वो आपका इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है। देन इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी आपका शेष नहीं रहेगा, आप इसी चीज को प्रैक्टिस बार बार करते रहना, आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें फिर से आपको यही लिखना है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये सारी बातें आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेड्यूल नंबर 3, सेम वही चीज आपकी, शेड्यूल कौन सा है, 3rd है, और पार्ट इसका कौन सा है, 2nd, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में बैलेंस शीट आ जाती है और पार्ट नंबर 2 में क्या आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर 2 में आ जाएगा। चलिए पहली आइटम, फर्स्ट आइटम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहली आइटम इसमें क्या लिखी जाती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, क्या लिखी जाती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर आपका इसमें लिखा जाता है अदर इनकम। क्या लिखा जाता है, अदर इनकम। जितने भी इनकम हम नॉन कैश रिसीव करते हैं वो सारी आप यहाँ शो करोगे, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट जितना भी है वो सारा आपका इनकम का पोर्शन है। और रेवेन्यू को मैं आपको सेल बोलता हूँ। रेवेन्यू क्या होती है, सेल। जितनी भी सेल आपने करी है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड वो आपकी क्या है, सेल है। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नंबर 1, नंबर 2 पर अदर इनकम और नंबर 3 पर टोटल रेवेन्यू। नंबर 3rd पर क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू, जिसमें फर्स्ट आइटम प्लस सेकंड आइटम का टोटल यहाँ पर लिखोगे, किसका, फर्स्ट आइटम प्लस सेकंड आइटम। 4th नंबर पर आपके आते हैं एक्सपेंसेस। क्या आ जाते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन कौन से आप याद रखोगे, एक आपका एक्सपेंस होगा फाइनेंस कॉस्ट का। क्या होगा भाई, फाइनेंस कॉस्ट का। दूसरा एक्सपेंस आपका होता है डेप्रिसिएशन का। फिर आपका इसमें आता है अमोर्टाइजेशन।
ठीक है, क्या आ जाता है, अमोर्टाइजेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्या आ जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्लियर भाई, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। यहाँ पर इन सभी एक्सपेंस का टोटल कर लोगे, क्या कर लेंगे, टोटल, सारे एक्सपेंसेस का टोटल। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, यानी कि टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस आपने घटा दिए तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वैल्यू आ जाएगी। एंड नंबर 6 पर हमारे पास टैक्स होगा, टैक्स की डिडक्शन आप कर दोगे एंड लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो निकल आएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका पोर्शन जो है वो किस में आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी के चैप्टर में आएगा, जिसमें बैलेंस शीट क्या होती है और प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा क्या है, इसके बारे में आप जो है वो जानेंगे। क्या क्या, एक तो बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों चीजें आप यहाँ पर लर्न करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब आपका क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा और फिर आपको इसमें यही चीजें नोट करनी है और जो ये आपने अमाउंट लिखा है ना, इसमें कुछ बैलेंसेस शो कर देना तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यहीं पर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट किसी क्लास में, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट है। कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको करना है तो उसके क्लास हम जो है वो कंडक्ट करवा देंगे। ठीक है।